आज मैं आपके साथ एक नया प्रोग्राम लेके रूबरू हो रहा हूं और ये प्रोग्राम है ओपेक, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, अर्थात वो देश जिन्होंने अपने आप को एक संगठित रूप में स्थापित किया 1960 में और एक ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की जिसका मुख्य उद्देश्य था, क्योंकि ये ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज थे और अगर अपने तौर पर ये तेल बेचते तो ये तेल का दाम जो था वो कम इनको मिलता था, क्योंकि हर कोई कोशिश करता था कि सस्ते दाम में अपना तेल अधिक से अधिक बेच ले। इस कमी को रोकने के लिए इन्होंने ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, और इस ऑर्गेनाइजेशन के 5 मुख्य सदस्य थे: ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरेबिया एंड वेनेजुएला। इन 5 देशों ने मिलकर इस संगठन का स्वरूप स्थापित किया, जिसका 2 ही मुख्य उद्देश्य थे। एक तो जो तेल है उनकी कीमत को निर्धारित करना, दूसरा ये भी निर्धारित करना कि कौन सा देश कितने प्रतिशत तेल का उत्पादन कर सकता है और कितने प्रतिशत तेल को मार्केट में बेच सकता है। इससे क्या हुआ, एक तो कीमत निर्धारित हो गई, प्रॉफिट बढ़ गया और तेल का उत्पादन जो है वो भी सीमित हो गया। हर कंट्रीज को ये पता था कि वो कितना उत्पादन कर सकता है, जितना उसको निर्धारित दिया गया था उतना ही वो उत्पादन करता और उतना ही वो तेल बेचकर अधिक मुनाफा कमा सकता। धीरे धीरे और भी बहुत से देश जो है इस संगठन के सदस्य बन गए और बाद में आज ये 12 देशों का एक संगठन है। पहले ये देश जो थे इनमें प्राइवेट कंपनीज हुआ करती थी जो तेल को निकालती थी और अपने तौर पर, निजी तौर पर बेचा करती थी। यही कारण है कि बाहर की कंपनीज भी जो थी, यूरोप के देश जो थे, इंग्लैंड, फ्रांस, इटली, यूएसए, ये यहां पर आकर इन देशों में जहां पे ऑयल की प्रोडक्शन कुदरत की तरफ से बहुत अधिक थी, यहां पर आकर तेल एक्सट्रैक्ट करते और अपनी कंपनियां स्थापित करते। वहां के लोकल्स के साथ मिलके ये अपनी प्राइवेट कंपनीज की स्थापना करते थे। लेकिन धीरे धीरे जब यहाँ के देशों को, ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरेबिया, जॉर्डन, कॉन्गो, लीबिया, इंडोनेशिया, इनको जब समझ आ गई तो इन्होंने ये प्राइवेट कंपनीज को खत्म कर दिया और नेशनलाइज करके सारी कंपनीज का कंट्रोल जो है वो अपने हाथ में ले लिया। ये सबसे बड़ी उपलब्धि थी ओपेक की स्थापना के बाद। यहां पे मैं आपको बताता चलूं कि दुनिया में ओपेक से पहले 7 सिस्टर्स नामक एक ग्रुप ऑफ कंट्रीज था, जो कि 7 कंपनीज थी जो ओपेक की तरह पेट्रोल को निकालने की, निर्धारित करने की, पेट्रोल को निकालते थे, पेट्रोल कितना निकालना ये भी निर्धारित करते थे और किस दाम पर बेचा जाना चाहिए ये भी निर्धारित करते थे। मैं इनके बारे में भी आपसे बातचीत करूंगा, लेकिन इस समय हम ओपेक की सबसे पहले बात करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, जो कंट्रीज एक्सपोर्ट करती थी उनके ये इराक, ईरान, कुवैत, सऊदी अरेबिया एंड वेनेजुएला, इनके 5 कंट्रीज जो थे इनके मुख्य सदस्य थे। धीरे धीरे इनके सदस्य देश बढ़ते गए और बाद में कतर, इंडोनेशिया, लीबिया, अल्जीरिया, नाइजीरिया, इक्वेडर, गिनी, कॉन्गो, ये सारे देश शामिल हो गए। कभी कोई छोड़ जाता, जैसे इंडोनेशिया था, कभी मिल गया, कभी छोड़ गया। इसी प्रकार लीबिया, अल्जीरिया, इस समय 12 देश का ये संघ है जो ओपेक ग्रुप ऑफ कंट्रीज का सदस्य है। 12 में से एक जो है अभी हाल ही में यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने 1 मई 2026 को ओपेक ग्रुप ऑफ कंट्रीज को छोड़ दिया और ये अब 11 कंट्रीज रह गई हैं। इनमें जो 3 मुख्य कंट्रीज थी उनका नाम जो है मैं उनकी
प्रोडक्शन के हिसाब से ले रहा हूं सऊदी अरेबिया, इराक एंड यूएई। इसके अलावा 8 कंट्रीज और हैं। जो सऊदी अरेबिया है वो 9.3 मिलियन बैरल पर डे प्रोडक्शन करता है। इराक जो है वो 5.6 मिलियन बैरल पर डे प्रोडक्शन करता है, जबकि यूएई 3.3 और 3.4 मिलियन बैरल पर डे प्रोडक्शन करता है। हाल ही में यूएई ने बड़ी इंप्रूवमेंट की, पैसा खर्च किया और पैसा खर्च करने के बाद उसने नई मशीनरी, रिफाइनरी लगाई। लेकिन क्योंकि इस ओपेक कंट्रीज का कोटा फिक्स है, जो भी सदस्य कंट्रीज होते हैं इनका कोटा फिक्स रहता है, ये उस कोटे से अधिक प्रोडक्शन नहीं कर सकते। क्योंकि यूएई का कोटा फिक्स है 3.4 मिलियन बैरल पर डे, ये इससे अधिक प्रोडक्शन नहीं कर सकता। नतीजतन अब इसके पास ऑयल रिफाइनरीज तो बड़ी लग गई हैं, लेकिन वो खाली पड़ी हैं क्योंकि वो ऑयल प्रोड्यूस नहीं कर सकता और ना ही उनको बेच सकता। ये लिमिटेड ऑयल ही बेच सकता है जो इसके वो कोटे के आधार पर मिला है। अब यूएई सोचता है कि उसके पास कैपेसिटी तो है ऑयल प्रोड्यूस करने की, लेकिन क्योंकि वो ओपेक का सदस्य है और ओपेक के सदस्य के मुताबिक उसको जो कोटा मिला है उस निर्धारित कोटे से अधिक वो प्रोडक्शन नहीं कर सकता, जिसके कारण उसके ऊपर ये रिस्ट्रिक्शंस हैं और वो ये रिस्ट्रिक्शंस को छोड़ना चाहता था। ऐसे समय में 1 मई 2026 को यूएई जो है वो ओपेक कंट्रीज, ग्रुप ऑफ कंट्रीज का साथ छोड़ देता है। और ये जो घटना है ये बड़ी महत्वपूर्ण मानी जाती है। ओपेक तो 1960 में बगदाद में इसकी स्थापना होती है। इसका पहला जो सेंटर बनता है वो जेनेवा में बनता है, स्विट्जरलैंड में। 1965 तक ये स्विट्जरलैंड में रहता है। 1965 के बाद ये वायना में शिफ्ट कर दिया जाता है, ऑस्ट्रिया। वहां की कैपिटल में इसका मेन हेडक्वार्टर जो है वो बना दिया जाता है। आज ये 12 में से एक यूएई के अलग हो जाने से 11 देशों का ये ग्रुप रह गया है। इसे यूएई को यहां से निकालने के लिए सबसे बड़ा रोल जो है वो ट्रंप ने खेला है, क्योंकि ट्रंप ने यूएई को पूरा उकसाया था कि वो इसकी सदस्यता छोड़ दे, क्योंकि ट्रंप जो है उसकी कोशिश है कि ओपेक जो है ये टूट जाए, बिखर जाए, क्योंकि इसमें रशिया भी शामिल हो चुका है और वो चाहता है कि अगर ये टूट जाता है तो फिर यूरोपियन कंट्रीज जो हैं, जिनमें कभी 7 सिस्टर्स बड़ी मशहूर थी, 7 सिस्टर्स उन कंट्रीज को कहा जाता था जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट के ऊपर अपना कब्जा जमाए हुए थे और पेट्रोलियम की प्राइसेस निर्धारित करके दूसरे देशों को बेचा करते थे। दोस्तों, पेट्रोल की जरूरत जो है हम देखते हैं ये 19वीं शताब्दी में जरूरत में आया। पहले तो पेट्रोल की प्रोडक्शन जो थी वो अन्य पदार्थों के, घरेलू वस्तुओं की यूजेज के लिए इस्तेमाल किया जाता था। धीरे धीरे ये गाड़ियों और इंजन के प्रयोग में लाना शुरू हुआ। नतीजा क्या हुआ, वो जो 7 सिस्टर्स यूरोपियन कंट्रीज थी जो खुद प्रोड्यूस तो नहीं कर रही थी, लेकिन इन्होंने दूसरी कंट्रीज में, क्योंकि इनकी इन्वेंशन, इनकी डिस्कवरीज थी, इन्होंने तेल के ऊपर कब्जा कर रखा था। मैं आपको उन कंट्रीज के नाम बता रहा हूं, जैसे एंग्लो ईरानियन कॉरपोरेशन, ये पहली थी, जिसे बीपी, ब्रिटिश पेट्रोलियम के नाम से, देन रॉयल डच जो शेल कंपनी के नाम से मशहूर हुई, देन स्टैंडर्ड ऑयल ऑफ कैलिफोर्निया, फिर गल्फ ऑयल, फिर टेक्सेको, देन न्यू जर्सी, देन स्टैंडर्ड ऑयल न्यूयॉर्क। ये मैं 7 कंट्रीज के नाम ले रहा हूं, वेस्टर्न 7 सिस्टर्स, दोज हु हैड ग्रुप्ड देमसेल्फ टुगेदर लाइक ओपेक, और इन्होंने भी अपनी प्रोडक्शन और उसके रेट के, पेट्रोलियम के रेट्स को निर्धारित कर रखा था ताकि इनको कोई नुकसान ना हो। ये कंपनीज थी जो आपस में मिलकर ऑयल प्रोडक्शन के ऊपर अपना रेट निर्धारित करते थे।
इन्हीं को देखते हुए ओपेक की स्थापना 1960 में होती है। वर्ल्ड वॉर टू के समय ये 7 सिस्टर कंट्रीज जो हैं, इन्होंने बहुत बड़ा रोल प्ले किया, क्योंकि ऑयल की बड़ी जरूरत थी वॉर के समय में, और उस समय इन्होंने बहुत सा पैसा ये ऑयल की सेल करके और ऑयल की प्रोडक्शन जो है इसको निर्धारित करके कमाया था। सो ये तो था 7 सिस्टर्स, जो कि वैसे अगर हम 7 सिस्टर्स की बात करें तो हमारा 7 सिस्टर्स जो हैं वो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स की तरफ, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, इनकी तरफ चला जाता है। लेकिन मैं इस समय ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज के बारे में बात कर रहा हूं, जिन्होंने आपस में एक ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज ने अपने आप को एस्टेब्लिश किया था, और उद्देश्य वही था, रेट को निर्धारित करना पेट्रोल की और पेट्रोल के प्रोडक्शन को निर्धारित करना, ताकि इनको किसी प्रकार से कमी ना आए। लेकिन जब ओपेक की स्थापना हुई तो इन कंट्रीज को बहुत बड़ा झटका लगा, क्योंकि ओपेक ने अपने आप को, जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज थी, एशियन कंट्रीज थी, अफ्रीकन कंट्रीज थी, इनमें अपनी ऑयल प्रोडक्शन और इनको तो अपना ऑयल बेचना शुरू कर दिया। इस धीरे धीरे यूरोप भी इनसे ऑयल खरीदने लग पड़ा, क्योंकि ऑयल इनका बढ़िया था और ये सस्ते दाम में एज कंपेयर टू शेल, बीपी एंड ईरान, एनी कंपनीज के साथ कंपैरेटिवली बेचते थे। अब इस समय ट्रंप की कोशिश क्या है, उसने वेनेजुएला पे अपना कब्जा जमा लिया, द मोस्ट ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द वर्ल्ड, द मैक्सिमम ऑयल इज रिजर्व जो है वो वेनेजुएला में। इराक पे इन्होंने बड़ी देर से पहले कब्जा किया हुआ है, और इस समय ईरान के ऊपर भी वो जो जला रहे हैं, ये जो लड़ाई जारी की जा रही है, ये न्यूक्लियर वेपन, ये एक बहाना है। जैसे इराक के ऊपर इन्होंने जब आक्रमण करना था तो कहा था जी इनके पास वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, जिसे हमने रोकना है, उसकी प्रोडक्शन को रोकना, और सद्दाम हुसैन का इन्होंने तख्ता पलट दिया था। ये एक नैरेटिव चलाते हैं और उसके बाद ये अपना उल्लू जो है वो सीधा करते हैं। ट्रंप ने जब से वो आया है सारी दुनिया में तहलका मचा दिया है, किसी को आराम से बैठने नहीं देता, और क्योंकि वो एक व्यापारी है और हर चीज में व्यापार करके अपना प्रॉफिट ढूंढता है। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को इसलिए रोका था क्योंकि वो नहीं चाहता था कि कोई भी कंट्री जो उसका एक साथ नहीं दे रहा, वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से बिना उसे टैक्स दिए दे जाए। वो टोल टैक्स उनसे वसूल रहा था। अमेरिका ने सोचा कि ये तो ट्रंप है, उसने सोचा क्यों नहीं हम ये टैक्स वसूले, और उसने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर ब्लॉकेड लगा दिया। अपने 4 शिप्स जो बड़े बड़े हैं उनको खड़ा कर दिया, और वहां से निकलने वाले हर जहाज के ऊपर निगरानी शुरू कर दी। और अब इस समय इस प्रकार जो मिडल ईस्टर्न कंट्रीज हैं वो फंस चुकी हैं। खास तौर पर ईरान के ऑपोजिट अगर हम मैप में देखें, जैसे जॉर्डन, कतर, ओमान, सऊदी अरेबिया, यूएई, ये सारी कंट्रीज जो हैं, इन्होंने एक पाइपलाइन भी निकाली हुई है जिसके रास्ते से ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को एक तरफ छोड़ के लैंड के रास्ते से, इस पाइपलाइन के रास्ते से तेल की सप्लाई कर सकते हैं, और ये अपने आप को उससे बचाना चाहते हैं। यूएई का छोड़ने का कारण सबसे बड़ा एक ये भी था कि उसके ऊपर एक तो पाबंदी लगी हुई है, 3.4 मिलियन बैरल पर डे से ज्यादा वो प्रोड्यूस नहीं कर सकता, जबकि उसके पास कैपेसिटी ज्यादा है। दूसरा, वो रेट ज्यादा नहीं लगा सकता। तीसरा, उसको अमेरिका की इस समय शय है। अमेरिका ने उसको कहा कि तुम उनको छोड़ो और मैं तुम्हारी मदद करूंगा, और उसने वो शुरू कर भी दी है। इससे पहले जब उसने 1 मई को छोड़ना था, अप्रैल में ही उसने उसको इशारा दे दिया था, उसकी आर्थिक मदद जो थी वो शुरू कर दी थी। सो यूएई जो है वो ओपेक को छोड़ता है, और इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, अभी तक कोई वैसे फाइनल इम्पैक्ट तो हमें नजर नहीं आया, लेकिन ये डेफिनेटली एक बात तो होगी। और अमेरिका के पीछे एक ही मंशा है, वो चाहता है ओपेक का जो ये ग्रुप ऑफ कंट्रीज है ये टूट जाए, क्योंकि अगर ये टूट के बिखरता है तो मोनोपोली जो है ऑयल की वो अमेरिका के हाथ में आ जाएगी,
और ये शायद वो कर भी ले, क्योंकि अमेरिका जो चाहता है वो करता है। लेकिन हाल में इस समय ये है कि इस समय यूएई के सेपरेट होने से, दूसरा उसने बहाना ये लगाया है कि जब ईरान ने उसके ऊपर आक्रमण किया तो ये जो ओपेक ग्रुप ऑफ कंट्रीज था इसकी कोई मदद में नहीं आया। वो कैसे मदद में आ सकते थे, उनके तो ऊपर अपने अटैक हो रहे थे। ये एक बहाना है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि उसकी जो प्रोडक्शन है उसके हिसाब से उसका जो कोटा सेलिंग ऑफ ऑयल है वो बहुत कम है, इसमें कोई शक नहीं। कहाँ 9 और कहाँ 3.4। लेकिन ये पुरानी कैपेसिटी को देख के, ये बैठ के बातचीत करके भी इस मसले को हल किया जा सकता था। लेकिन यूएई ने एकदम कह सकते हैं बॉम्बशेल ये ओपेक कंट्रीज के ऊपर दागा है और उनको इस समय बड़ी मुसीबत में डाल दिया है। अमेरिका यूएई के निकलने से खुश है, क्योंकि इससे पहले कतर और इंडोनेशिया भी ओपेक को छोड़ चुके हैं। ओपेक 2 भागों में बटा हुआ है, ओपेक और ओपेक प्लस। ओपेक प्लस में रशिया की डोमिनेंस है और अमेरिका सऊदी अरेबिया और रशिया के अलायंस को भी तोड़ना चाहता है और अपनी सेल और अपने मुताबिक इस ओपेक को नियंत्रण में करना चाहता है। मैं यहाँ पर खत्म करने वाला था, लेकिन आज की अखबार में एक नई न्यूज जो थी इसने मेरा ध्यान अपनी तरफ आकर्षित किया। ईरान ने यूएई के ऊपर आक्रमण कर दिया है और 4 मिसाइल उनके ऊपर दागी हैं, ये यूएई ने क्लेम किया है। और 3 तो उनके शिप पे लगी, एक जो थी वो पानी में गिर गई और 3 के कारण वहां पे आग लग गई। और ये ईरान क्यों कर रहा है? ईरान इस समय डेस्परेट हो चुका है। मैंने आपसे आगे भी बताया कि 13 अप्रैल 2026 से एम्बार्गो, मतलब ईरान को चारों तरफ से अमेरिका ने ब्लॉकेड लगा दिया है, अपने शिप्स खड़े करके स्ट्रेट ऑफ हार्मुज पर किसी भी जहाज की आवाजाही रोक दी है। खास तौर पर ईरानियन और ईरान के इन्फ्लुएंशियल कंट्रीज की कोई भी जहाज को वहां से निकलने नहीं दे रहे। नतीजा, ईरान इस समय डेस्परेट हो गया है। और अखबार की अगर हम माने, हिंदुस्तान टाइम की एक खबर जिसका मैं मेंशन कर रहा हूं, तो अभी 4 बोट्स जो हैं, जो पीसफुल बोट्स ईरान क्लेम कर रहा है, इसके ऊपर अमेरिका नेवी ने आक्रमण किया और उनको गिरा दिया। और ईरान कोशिश कर रहा है इस ब्लॉकेड को खोलने की, क्योंकि ईरान इस समय डायर इकोनॉमिक कंसीक्वेंसेस से गुजर रहा है। उसको आर्थिक तंगी इतनी हो चुकी है कि उसके पास और कोई चारा नहीं है। पाकिस्तान का ईरान के साथ 900 किलोमीटर का बॉर्डर साझा है और उसने 4 रास्ते भी खोले हैं, लेकिन अभी वो वहां से अपनी सप्लाई लाइन शुरू नहीं कर सकता। इस समय हताश हुआ ईरान यूएई के ऊपर आक्रमण इसलिए कर रहा है कि यूएई ने जो ओपेक कंट्री को छोड़ा है, ओपेक ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ा है, इसके कारण उसका जो इम्पैक्ट है आने वाले समय में ईरान के ऊपर ही पड़ने वाला है। क्योंकि उसको देख के और देश जो पहले, कतर और इंडोनेशिया तो पहले ही छोड़ चुके हैं, और अगर ये भी ऐसी चाल शुरू हो गई तो ट्रंप अपनी इस नीति में सक्सेसफुल होता दिखाई देगा। देखना होगा आगे हमें क्या होता है। तब तक यहीं पे हम विराम लगाते हैं और इस घटना की तरफ नजर लगाए रखते हैं। आने वाले समय में ईरान और इजराइल तथा अमेरिका में युद्ध की शुरुआत हर किसी की ये सोच है कि होगी, लेकिन ना ही हो तो अच्छा है। युद्ध किसी भी मायने में कहीं भी हो, उसका अंत जो है वो जान माल का नुकसान ही है और कुछ नहीं। ईरान आगे ही बहुत सफर कर चुका है। बेहतर यही होगा कि टेबल पे बैठ के इसकी वार्तालाप करके इसको सुलझाया जाए। हमने देखा कि पाकिस्तान जब मीडिएटर बना तो भारतीय प्रेस ने खास तौर पर उसका बड़ी आलोचना की कि पाकिस्तान कर क्या सकता है, खुद भिखमंगा है, ये वगैरह। ऐसी बात नहीं है। हमें कोई भी अगर मध्यस्थता करने के रोल को अगर अदा करता है तो हम उसके एफर्ट्स को अप्रिशिएट करें। कोई भी अच्छा और कोई भी बुरा, ये तो फैसले बताएंगे, क्योंकि जिन 2 देशों ने आपस में सिर जोड़ के मित्रता निभानी है और करनी है, उनकी आपस में बननी बहुत जरूरी है और मित्रता के लिए तैयार होना भी जरूरी है। अमेरिका की कोशिश है कि ईरान को आर्थिक तंगी में दबाकर
दबाव डालकर उसे एग्रीमेंट की टेबल पे लाया जाए और उसे मनाया जाए, और ईरान से जो वो चाहता है वो अपनी मन मर्जी के अनुसार एग्रीमेंट पेपर्स के ऊपर साइन करवाए। लेकिन ये तो बात की बातें हैं, अभी तक तो यही है, ईरान अपनी जगह पे अड़ा हुआ है और अमेरिका उसे बाध्य कर रहा है कि वो उसके अनुसार समझौते पर हस्ताक्षर करे। आगे देखते हैं होता है क्या। टिल देन, थैंक यू सो मच। सत श्री अकाल।